तो हमारे YouTube चैनल हिंदी कोश में मैं रजनी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज फिर से हम व्यंजन ही पढ़ेंगे और मैं जानबूझकर छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ जिससे आप लोग पूरा देखें, बोर ना हो। तो अभी मैं व्यंजन ही बताऊंगी और छोटी छोटी पर बहुत काम की चीजें हैं। आप खुद जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज तो मुझे नहीं आती थी, ये मुझे आ गई। तो देखते रहिएगा, सेफ रहिएगा। तो कल मैंने आपको व्यंजन की डेफिनेशन बताई दी थी, व्यंजन के प्रकार भी बता दिए थे और अब मैं आपको व्यंजन पूरे लिखकर बताती हूँ कितने होते हैं और कौन से व्यंजन किस वर्ग में आते हैं और कहाँ से बोले जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो स्किप नहीं करिएगा और पूरी देखिएगा, बड़े काम की वीडियो है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले से ही टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से पूरी वर्णमाला लिख ली है, यहाँ पर व्यंजन लिख लिए हैं का से लेकर पूरे शतप्रज्ञा तक। अब देखिए कौन सा व्यंजन किस वर्ग में आता है ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए वर्ग में आता है क ख ग घ ण। इस का वर्ग की पूरी लाइन को क्या कहेंगे? कंठ्य वर्ग। कंठ्य वर्ग का मतलब क्या हुआ? जो हमारी कंठ से आवाज आती हो, यानी कि क ख ग ग, देखो कंठ का इस्तेमाल हो रहा है, घ ण। अच्छा, ये क आता है प्रथम वर्ग में, वर्ण में प्रथम वर्ण होता है ये। और ये होता है द्वितीय वर्ण, ये होता है तृतीय वर्ण, ये होता है चतुर्थ वर्ण और ये होता है पंचम वर्ण। ठीक है। अच्छा, ये है वर्ण और ये है वर्ग। ठीक है। तो का वर्ग, ये जब वर्ग की वर्ण की आवश्यकता आपको बाद में पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस में बताऊंगी जिसमें आपको ये वर्ग वर्ण की भी आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट आता है च वर्ग। च वर्ग में आएगा च छ ज झ य, यानी कि इसमें तालु की जरूरत होती है। तालु किसे कहते हैं? जो जीभ के नीचे टच होता है। तो च छ ज, मतलब इसका प्रयोग होता है, तालु का इसमें प्रयोग होता है, इसलिए इसको कहते हैं तालु वर्ग। ठीक है। अब आता है तीसरा ट वर्ग। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, ये होता है मूर्धा वर्ग। मूर्धा वर्ग क्या हुआ? तालु तो जीभ नीचे लगेगी और मूर्धा में ऊपर भी लगेगी और नीचे भी लगेगी, तो इसलिए इसको कहते हैं मूर्धा। ट ट, देखिए दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, ट ठ। अब तीसरा आता है आपका त वर्ग। त वर्ग आता है त थ द ध न न, इसमें दांत की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको कहते हैं दंत्य वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प वर्ग में। प वर्ग में आएगा प फ, देखिए ओष्ठ वर्ग बोलते हैं इसको। क्यों? प फ, इसमें होंठ मिलते हैं। ठीक है। द प फ द ध म, इसमें इन पांचों वर्णों को क्या कहेंगे? ओष्ठ वर्ग। ठीक है। अब क्या है, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे हैं आपके स्पर्श व्यंजन। मैंने आपको स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन अलग से बताई थी। ठीक है। और ये कितने हैं? 25। अब नेक्स्ट मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन की भी डेफिनेशन अलग से बताई थी। जो स्वर और व्यंजन के मध्य में आते हैं वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। ये होते हैं य र ल व। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इसमें हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है और ऊष्मा प्रदान करती है, जैसे श श स ह। ठीक है। इसमें हवा रगड़ खाकर निकलती है और ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि गर्मी। आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी मैंने आपको पहले भी बताया। कौन से हैं? 4 हैं, छ त्र ज्ञ और श्र। श संयुक्त क्यों बोला गया? क्योंकि ये दो व्यंजन को मिलाकर बनता है। श देखिए श हो गया, ये किससे मिलकर बना? क और
श से मिलकर बना ये। त्र किससे मिलकर बना? ट और रा से मिलकर बना, ठीक है। और ज्ञ कैसे बना? ज्ञ बना ज और या से मिलकर। श्रा कैसे बनता है? श्रा बनता है श और रा से मिलकर, ठीक। अब इनके एक एक शब्द देख लीजिए। छ जैसे क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञान, और श्रा हो गया श्री या श्रम या श्रमिक, ठीक है। अब देखिए परंपरागत रूप से ये टोटल वर्णमाला के कितने वर्ण होते हैं, तो मैंने आपको परसों वाली वीडियो में बताए थे कितने, 52। कैसे? अब देखिए इसको डिफाइन करके बता रही हूं मैं। स्वर होते हैं कितने, मैंने आपको बताए थे 13। व्यंजन में आपको बताए मैंने कितने, 25 हो गए आपके स्पर्श व्यंजन, 4 हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन, और 4 हो गए आपके ऊष्म व्यंजन, और 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन है ड और ढ। अब आप देखिए टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 52, ठीक है। मैंने आपको परसों वाली वीडियो में आपको बताए थे 52। अब व्यंजन देखिए टोटल कितने हो गए, टोटल व्यंजन आपके होते हैं 39। ये देखिए मैंने आपको बताया परंपरागत रूप से अगर आप देखोगे तो 33 व्यंजन होते हैं, और हिंदी वर्णमाला में अगर आपको आपसे इनकी संख्या पूछी जाएगी तो 39 बोले जाएंगे, ठीक है। अब मैंने एक चीज आपको बताई, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या है? ये हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होता है, संस्कृत में इसका नहीं होता। ये नए वर्ण है, दो नए वर्ण है। अब आप पूछोगे ये यहां पर भी है ड और यहां पर भी है ढ, तो ये इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो ये जो ड है इसमें बिंदी लगती है, और ये जो है ढ इसमें भी बिंदी लगती है, लेकिन जो उच्चारण होता है सेम होता है। ये भी ड ही बोला जाएगा और ये भी ढा बोला जाएगा, लेकिन जब हम लिखते हैं, लिखने में इसकी पहचान होती है कैसे? अगर शब्द की शुरुआत होगी तब ये बिंदी नहीं लगेगी, यानी कि इसका प्रयोग होगा। जब किसी शब्द की शुरुआत होगी कैसे? जैसे ड से हो गया डलिया, यहां पर बिंदी नहीं लगेगी, यानी कि अगर इस वर्ण से किसी की शब्द की शुरुआत हो रही है तो वहां पर डंडी नहीं लगेगी। अगर ये होगा सड़क, तब ये बिंदी का प्रयोग होगा, इसलिए इसको अलग से जोड़ा गया है। सड़क में इसका प्रयोग होगा, लेकिन दोनों ही, यहाँ ड़ हो जाएगा, यहाँ ड हो जाएगा। ढ है, ऐसे ही ढा है, ढा से जब आप ढोलक लिखोगे तो बिंदी नहीं लगेगी, क्योंकि शुरुआत इसकी किससे हुई? शुरुआत ही इसकी ढा से हो रही है। और अगर इसी शब्द को आप बीच में लगाओगे, जैसे पढ़ाई, तब आप बिंदी लगाओगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिंदी कब लगती है और कब बिंदी नहीं लगती, दोनों में अंतर क्या है। जब हम किसी शब्द की शुरुआत करेंगे तब बिंदी नहीं लगेगी, यानी कि डलिया या डाकिया या डाकू। ऐसे ही हम इसको बीच में लगाएंगे, सड़क या, और इसी तरीके से ढा की अगर हम शुरुआत करेंगे किसी वर्ण से तो होगी ढोलक,
और अगर हम बीच में लगाएंगे तो ये वाले लगेंगे, कौन से, द्विगुण वाले, पढ़ाई, कढ़ाई। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने घरों में रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और यही अभी मैं आगे पढ़ाती रहूंगी। अभी वर्ण व्यंजन आपका पूरा नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताऊंगी कुछ और नया इसी व्यंजन के बारे में ही। तो पढ़ते रहिएगा, तभी आपको, जब आप सारे पार्ट्स इसके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।